कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। AK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए। नौमिनी गोल्ड अनोखी तकनीक है जापान की। अन्नदाता 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं कार्यक्रम अन्नदाता में। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। हल्दी की वैज्ञानिक बुआई विधि पर जानकारी। लोबिया की वैज्ञानिक बुआई तकनीक। दुधारू पशुओं में गला घोटू बीमारी का निदान। मसाला फसलों के अंतर्गत अगर हल्दी की बात की जाए तो इसकी खेती खुले और बगीचों में बहुत से किसान भाई करते हैं। हमारे जो किसान भाई अभी तक हल्दी की बुआई नहीं कर पाए हैं, उनके लिए अभी भी बुआई का उपयुक्त वक्त है। लेकिन बुआई के समय कौन कौन सी तकनीकी बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए, आइए जानते हैं कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर के वैज्ञानिक डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह से। किसान भाइयों, देखिए, हल्दी की उपयोगिता हम किसी से छुपी नहीं हुई है। प्रतिदिन हम सब्जियों में हल्दी का उपयोग करते हैं। ये हमारे शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक है। हल्दी की बुआई का बिल्कुल उचित समय है। किसान भाई जो हल्दी बोना चाहते हैं वो हल्दी की बुआई समय कर सकते हैं। हल्दी की बुआई का एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आपके पास बाग है तो उसमें भी इसकी बुआई की जा सकती है, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा छाई का असर नहीं पड़ता है। तो किसान भाई जिनके पास वैसी ज़मीन नहीं है और उनके पास बाग है तो हल्दी की बुआई बाग के अंदर भी कर सकते हैं। हल्दी की बुआई के लिए जो मिट्टी चाहिए वो थोड़ी सी दोमट हो और हल्की सी बलुई हो, क्योंकि उसके जो अंदर का राइजोम है, जो कंद है, वो नीचे ही अलगता है, जिससे कि उसकी उपज ज़्यादा होती है। मिट्टी में पानी का रुकाव नहीं होना चाहिए। ऐसी मिट्टी हो जहाँ पे कि पानी आसानी से निकल सके। तो ऐसी मिट्टी को तैयार करने के लिए किसान भाइयों आप जो है करीब 20 टन गोबर की सड़ी हुई खाद का उपयोग करें, और उसके बाद जो है खेत को अच्छी तरह से तैयार करने के बाद इसमें जो है करीब 120 किलो नाइट्रोजन और 60 किलो फास्फोरस और 90 किलो पोटास की मात्रा डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लें। हल्दी की कुछ प्रजातियां जो इस क्षेत्र में प्रचलित हैं वो हैं, एक तो पंथहरितमा जो पंतनगर द्वारा विकसित की गई वैरायटी है, इसका किसान भाई उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा स्वर्ण है, सुगंधम है, जो अच्छी प्रजातियां हैं जिसके द्वारा आप अधिक से अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं, और करीब 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप उपज को प्राप्त कर सकते हैं। बुआई के लिए जो बीज की मात्रा होती है वो करीब 15 से 20 कुंटल एक हेक्टेयर में लगती है। इसके लिए जो है कंद लगते हैं। कंदों में ये ध्यान रखिए कि इसमें जो आँख होती है या जिसमें कि स्प्राउटिंग या जमाव होता है वो होना बहुत ज़रूरी है, और कम से कम एक कंद में जो है एक आँख होनी चाहिए।
अगर आपकी ज़मीन में बहुत सारे बीमारियों का प्रकोप पहले रहा है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने कंदों को उपचारित भी कर लें। डाइथेन M45 नामक दवा उपलब्ध है, उसके द्वारा आप जो है 20 मिनट के लिए अपने कंदों को उपचारित करने के बाद धूप में सुखा के इसको बोएं तो जो सड़ने की समस्या है वो कम हो जाती है। बुआई के लिए जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी है वो करीब 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो पौध से पौध की दूरी है या जो राइजोम है, जो कंद है, उसकी दूरी जो है वो 15 से 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बुआई के लिए आजकल यंत्र भी उपलब्ध है, नहीं तो आप कल्टीवेटर से लाइन बना लीजिए और उसमें इसकी बुआई करने के बाद इस पर मिट्टी चढ़ा दीजिए, नहीं तो जो मशीन है वो अपने आप ही बोने के बाद उस पर मिट्टी चढ़ा देती है। बुआई के तुरंत बाद सिंचाई नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा जमाव देखना चाहिए कि जमाव जब हो जाए उसके बाद सिंचाई करना उचित रहता है, क्योंकि तुरंत सिंचाई करने से कंदों के सड़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। बोने के बाद इस पर मल्च किया जा सकता है। मल्च का मतलब ये है कि पलवार यानी कि घास फूस से जो है उसको खेत को ढकना। इसके लिए अगर मटर का पलवार मिल जाता है तो काफ़ी उचित रहता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की भी मात्रा रहती है और उसे पौधों को ये मात्रा जो है आसानी से मिल जाती है। तो किसान भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आप अधिक उपज लें तो ज़रूरी है आप अपने जो बुआई की है हल्दी की उसके ऊपर मल्च का उपयोग ज़रूर करें। मल्च से दो फ़ायदा होता है। पहला फ़ायदा तो ये होता है कि एक तो ज़मीन के अंदर नमी लंबे समय तक बनी रहती है और जमाव के लिए जो गर्मी चाहिए वो आपको आसानी से मिल जाती है और जल्दी जमाव होता है। ये देखा गया कि जिसमें मल्च डाला गया है उसमें जमाव तेज़ी से हुआ है और जिसमें मल्च नहीं डाला गया उसमें जमाव धीरे धीरे हुआ है। इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा क्रियाएं करने की ज़रूरत नहीं है। समय समय पे ध्यान रखिए कि अगर पानी की मात्रा कम होती है खेत में तो थोड़ा पानी दिया जा सकता है और पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए खेत में। पानी जो है वो आपका खेत में रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो आपके राइजोम जो है वो सड़ जाते हैं। इसके अलावा समय समय पे खरपतवार ज़रूर निकालते रहें, क्योंकि खरपतवारों से जो है वो जमाव में और वृद्धि में प्रतिकूल असर पड़ता है। बीमारियां इसमें बहुत ही कम आती हैं। ये करीब फसल जो है वो करीब 8-9 महीने की होती है, तो ये एक तरह की फसल ऐसी है जिसमें बीमारियों का प्रकोप कम होता है। लेकिन कुछ बीमारियां आती हैं जिसमें कि पत्तियों पे दाग पड़ जाते हैं और कुछ में सूखा पन आता है पत्तियों में। इसके लिए डाइथेन M45 का उपयोग ज़रूर करते रहें, जिससे कि इस तरह की बीमारी का प्रकोप जो है कम हो। कीड़ों का प्रकोप लगभग ना के बराबर ही होता है। किसान भाइयों, इस तरह की फसल अगर आप उगाते हैं तो आपको अधिक से अधिक फ़ायदा होता है। सब्जियों के अंतर्गत लोबिया की बुआई हेतु ये वक्त उपयुक्त है। जो किसान भाई लोबिया की बुआई करना चाहते हैं वो कौन कौन सी प्रजातियों का चयन करें और बुआई के समय कौन कौन सी वैज्ञानिक बिंदुओं पर ध्यान दें, इस विषय पर विस्तृत जानकारी लेते हैं कृषि विभाग कन्नौज के डॉक्टर KP सिंह से। इसकी बुआई का समय हमारा जायद की रूप में हम जायद की फसल में करते हैं और इस समय खरीफ के रूप सीजन में इसकी बुआई करते हैं। इसके लिए खेत की तैयारी के लिए 2-3 जुताई हम कल्टीवेटर से करके और पाटा लगा देते हैं, या हमारा रोटावेटर आता है उससे हम एक बार जुताई करके और उसको पाटा लगा करके खेत की तैयारी कर लेते हैं। जहाँ तक इसमें उर्वरक के प्रयोग की बात है, आप सड़ी गोबर की खाद 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सड़ी गोबर की खाद मिला देते हैं। और इसके अलावा ये दलहनी फसल है, इसलिए इसमें नाइट्रोजन मात्रा की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें 15 से 20 किलोग्राम तत्व के रूप में नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं और 40 किलोग्राम फास्फोरस तत्व के रूप में प्रयोग करते हैं। पोटास की मात्रा भी 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसमें प्रयोग करते हैं। और देने की विधि में यह है, जो नाइट्रोजन हमारा है इसकी 1/2 भाग मात्रा को हम बुआई के पूर्व अंतिम जुताई में इसको मिला देते हैं। फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा को उसी समय बुआई के पूर्व अंतिम जुताई के समय मिला करके और पाटा लगा देते हैं, तब इसकी बुआई करते हैं। शेष बचा हुआ नाइट्रोजन हमारा 1 महीने के बाद 40-35 दिन के बीच में जब हम सिंचाई की आवश्यकता हो तब करते हैं, तब उस समय इसका प्रयोग कर देते हैं। इसमें प्रजातियां भी हमारी अलग अलग हैं। इसमें प्रजातियां हैं पूषा कोमल और हमारा काशी कंचन, काशी गौरी। इसके अलावा दाने के लिए टाइप 2,
और चारा के लिए भी इसका प्रयोग इस समय कर सकते हैं। और भी प्रजातियां कई हैं कि 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज की मात्रा इसमें प्रयोग करते हैं। इसका बुआई के पहले हमें ये ध्यान रखेंगे कि बीज शोधन अवश्य कर लें। हम कार्बेंडाजिम की 1 ग्राम मात्रा और थीरम की 3 ग्राम मात्रा को मिला करके इसको प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीज शोधन कर लेते हैं। इसके अलावा एक जैविक एजेंट आता है ये हमारा ट्राइकोडर्मा, इसकी 4 ग्राम मात्रा को 1 किलोग्राम बीज के हिसाब से मिलाकर इसका बीज शोधन करके हम बीज की बुआई करते हैं। बुआई के समय जैसे ही हमारी वर्षा प्रारंभ होती है, इस समय बीज की बुआई करते हैं। बुआई की विधि में लाइन से लाइन की दूरी का विशेष ध्यान रखते हैं। इसमें बरसात में चूंकि ये फसल ज़्यादा फैलती है तो 45 सेंटीमीटर की लाइन से लाइन की दूरी रखते हैं। पौधे से पौधों की दूरी 10 या 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही वापस लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे आपको बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी। BBC ग्लोबल इंडिया, महसूस करें खबरों की धड़कन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। दुधारू पशुओं की एक घातक बीमारी जिसे गला घोटू के नाम से हम जानते हैं, प्रायः बरसात के मौसम में दुधारू पशुओं को अपनी चपेट में ले लेती है। और ये एक ऐसी बीमारी है जिससे पशु अगर एक बार प्रभावित हो जाएं तो उपचार बेहद कठिन हो जाता है। इसीलिए इस बीमारी से बचाव हेतु समुचित उपाय क्या क्या करने हैं, आइए जानते हैं डॉक्टर SK शर्मा से। यह रोग विशेषकर जैसा अभी हम देख रहे हैं कि वर्षा ऋतु आने वाली है और मानसून जो है वो आने वाला है, तो विशेषकर जुलाई और अगस्त माह में इस रोग के जो केसेज हैं वो सर्वाधिक मात्रा में देखे जाते हैं। इस रोग को सामान्य बोलचाल की भाषा में गलघोंटू रोग के नाम से जाना जाता है। यह रोग एक प्रमुख जीवाणु जनित रोग है। यह जीवाणु मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में, जबकि पशु आवास में और पशुओं के चारागाह के अंदर जो उनकी प्रबंधन और साफ सफाई की व्यवस्थाएं हैं वो थोड़ी सी सुचारू नहीं रह पाती हैं। इस कारण से इस रोग का प्रकोप काफ़ी बढ़ जाता है। इस रोग के जो प्रमुख कारण हैं उसमें ये पशु के द्वारा जो संक्रमित आहार है या संक्रमित भोजन है, संक्रमित पानी है, इसको ग्रहण करने के कारण पशु इस रोग से ग्रसित हो जाता है। और इसके अलावा कई बार टिक्स या बाइट्स के कारण भी ये रोग पशुओं में फैल सकता है। इस रोग के प्रमुख लक्षणों के अंदर पशु को में ये रोग एक बार अचानक देखने में आता है। पशु को तेज बुखार होता है, यहाँ तक कि 105 से 106 या 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पशुओं के अंदर बुखार रिकॉर्ड किया जा सकता है। पशु के गले के अंदर और गल कंबल के अंदर सूजन होती है और इसको दबाने पर, इस भाग को दबाने पर पशु को दर्द भी काफ़ी होता है। पशु को श्वसन में तकलीफ होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस रोग को गलघोंटू के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें गले के अंदर सूजन आ जाती है और इसी के कारण कई बार श्वसन संबंधी जो समस्याएं हैं वो पशुओं के अंदर दिखाई देती हैं। कई बार पशु की अचानक मृत्यु भी हो जाती है।
ये जो पशु रोग है ये मुख्य रूप से गोवंशीय पशुओं एवं भैंसों में देखा जाता है, और जो पशु यंग जो एनिमल्स हैं उनके अंदर इस रोग की व्यापकता अधिक आंकी गई है। इसी प्रकार यह रोग भैंसों के अंदर गायों की अपेक्षा अधिक देखा जाता है, और इस रोग की जांच के लिए इसके लक्षणों के आधार पर जैसे ही पशुपालक भाइयों को इस प्रकार के लक्षण दिखाई दें वो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और अपने रोगी पशु का यथासंभव शीघ्र उपचार करवाएं। इस रोग के से जो रोकथाम के लिए अभी जो सही समय है इसके टीकाकरण का, और सभी पशु चिकित्सालयों में इस रोग के टीके उपलब्ध हैं। पशुपालक भाइयों को चाहिए कि वो अपने समस्त पशुओं को जिनकी उम्र 4 या 5 माह से ऊपर है उन सभी पशुओं को इस रोग के टीके अवश्य लगवाएं ताकि इस रोग की रोकथाम की जा सके। और यदि किसी कारणवश ये रोग आ जाए, अगर पशुओं में टीकाकरण की फेल्योर के कारण अथवा तो कि टीकाकरण नहीं होने के कारण अगर इस रोग की व्यापकता पशुओं में देखी जाए तो ऐसे समय में इस रोग से बचाव के उपाय भी करना अत्यावश्यक है, अन्यथा ये रोग काफ़ी तीव्र गति से दूसरे स्वस्थ पशुओं को भी जो है उनको शिकार बना सकता है। इस रोग से बचाव के उपचार के अंदर रोगग्रस्त पशुओं को अन्य समस्त स्वस्थ पशुओं से अलग कर देना चाहिए, उसे आइसोलेशन में रखना चाहिए और उसका अलग ही संपूर्ण उपचार करवाना चाहिए। ऐसे रोगग्रस्त पशु के आहार और पानी की व्यवस्था वो अलग से रखनी चाहिए। इस रोगग्रस्त पशु के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को भी अपने डिसइंफेक्शन के मेजर्स लेकर ही स्वस्थ पशुओं के पास जाना चाहिए। गलघोटू रोग के विरुद्ध टीकाकरण करवाएं ताकि पशुपालक भाई अपने बहुमूल्य पशुओं को इस रोग से बचा सकें। किसान भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हैं खेती में जल का संकट है और किसान फसलों से ज्यादा लाभ लेने के लिए नित्य नए नए कार्य अपनाते हैं। जैसे सिंचाई के लिए वो भराव सिंचाई को अपनाते हैं। इसमें 80% जल तो बर्बाद ही हो जाता है, साथ ही उत्पादन भी ज्यादा नहीं मिल पाता। ऐसे में आवश्यकता है कि किसान भाई सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों का उपयोग करें, और इस विषय पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं फतेहपुर जनपद के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर AK सिंह। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य को पानी का वरदान मिला हुआ है, लेकिन ना तो ये मुफ्त में है और ना ही अनादि रूप से आप इसको जो है कि लगातार प्रयोग करते रहें और इसका जो है पानी खत्म ना हो। लगातार आप देख रहे हैं कि अत्यधिक पानी के दोहन की वजह से हमारा जो जल स्रोत हैं उनमें पानी की लगातार कमी होती जा रही है। हमें ये देखना है कि इस पानी की कमी को जो लगातार गिरता जा रहा है उसको रोकना भी है, और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि अपनी फसल की गुणवत्ता, उसका उत्पादन, उसकी उत्पादकता में कोई कमी ना आए। अभी जो किसान भाई परंपरागत रूप से जो सिंचाई का साधन प्रयोग करते हैं उसमें जो फसल 5 दिन की होती है उसको भी उतना ही पानी दे रहे हैं, और जो फसल 100 दिन की होती है उसको भी उतना ही पानी देते हैं। सवाल बहुत जायज़ है कि क्या ऐसा संभव है कि हम कम दिन की फसल को कम पानी दें और अधिक दिन की फसल को अधिक पानी दें, क्योंकि जैसे जैसे फसल का समय बढ़ता जाता है उसकी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं, चाहे वो खाद हो चाहे वो पानी हो। आज हम आपको बताते हैं कि हाँ ऐसा संभव है, और इस पद्धति को कहते हैं माइक्रो इरिगेशन सिस्टम या सूक्ष्म सिंचाई पद्धति। किसान भाइयों, इस पद्धति के द्वारा आप जो है फसल के अनुसार सिस्टम या पद्धति को अपना सकते हैं। जैसे यदि हमको ऐसी फसल लेनी है जिसकी पत्तियों की संख्या ज़्यादा हो, जैसे कि पालक, धनिया, ऐसी फसलों के लिए स्प्रिंकलर पद्धति जो है वो बहुत ही उपयोगी है। और इसके द्वारा जो है आप जो पत्तियां हैं वो लगातार धुलती रहती हैं, जिससे फोटोसिंथेसिस अधिक होता है और पत्तियां जो है
बहुत अच्छी जो है रहती हैं, ग्रोथ उनकी अच्छी होती है। और इस तरह से जैसे धनिया है, धनिया में गर्मी के मौसम में प्रायः धनिया जो है हम नहीं उगा पाते हैं, लेकिन अगर हम स्प्रिंकलर पद्धति का उपयोग करें तो उसके द्वारा जो है हम जो माइक्रो इन्वायरमेंट है पौधे के आसपास का, उसको हम मेंटेन करके जो है धनिया या ऐसी फसलों का जो है उत्पादन अच्छे कर सकते हैं। इस पद्धति में पानी की 60 से 65% तक पानी की बचत होती है। एक चीज़ है कि सिस्टम जब भी आप अपनाते हैं तो उसमें फसल कौन सी ले रहे हैं उस पर इसका जो है प्रभाव पड़ता है। कई बार होता है क्या है कि जब हम परंपरागत रूप से पानी देते हैं और हमारी ज़मीन उबड़ खाबड़ होती है तो जहाँ पर गड्ढे होते हैं वहाँ पर पानी ज़्यादा भरता है और जहाँ पर उथला होता है वहाँ पर पानी नहीं पहुँचता है। तो ऐसे जो है खेतों के लिए भी जो है हमारी स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति जो है वो उपयोगी है। इसके अलावा जो स्प्रिंकलर पद्धति में भी अलग अलग सिस्टम होते हैं, जैसे कि कम डिस्चार्ज के 110 लीटर प्रति आवर और 5 मीटर का कवरेज करने वाले होते हैं कुछ, और कुछ 10 मीटर और 450 लीटर प्रति घंटे का डिस्चार्ज देते हैं। इसके अलावा जैसे गन्ना है, गेहूं है, सघन पद्धतियों वाली फसलें हैं, उनके लिए रेनगन सिंचाई पद्धति भी, लार्ज वॉल्यूम स्प्रिंकलर भी कह सकते हैं इसको, और इसके द्वारा जो है बड़ी फसलों में जो है इसकी जो मारक क्षमता होती है वो तकरीबन 1 एकड़ तक जो है एक बार में सिंचाई करने की क्षमता होती है इसके द्वारा। ये ऐसी फसलें जो कैश क्रॉप के रूप में, जैसे कि आप सब्जियों की खेती करते हैं, जैसे मटर है, टमाटर है, मिर्च है, तरबूज है, कुकर बिट्स में जितनी भी सब्जियां हैं सभी में ड्रिप सिंचाई पद्धति से बहुत ही होगा, क्योंकि ऐसी फसलें दूर दूर लगाई जाती हैं और जहां पर जड़ क्षेत्र होता है सिर्फ हमें पानी की आवश्यकता वहीं होती है, अन्यत्र क्षेत्र में पानी की आवश्यकता नहीं होती है। ड्रिप सिंचाई पद्धति के द्वारा किसान भाइयों खाद भी हम जो है इसके द्वारा दे सकते हैं। और सिंचाई पद्धति का उपयोग इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हर दिन जितने पानी की आवश्यकता है इसमें साल भर का हम एक शेड्यूल बना लेते हैं। अगर मई में पानी ज़्यादा होती है तो मई में हम पानी ज़्यादा देते हैं, लेकिन यही दिसंबर जनवरी में पानी की आवश्यकता कम होती है, मौसम में हम पानी कम देते हैं। तो इसके द्वारा हम जो है पानी कम और ज़्यादा महीनों के हिसाब से या मौसम के हिसाब से भी जो है इसका नियंत्रण कर सकते हैं। इसके द्वारा एक नेटवर्क या जाल बना होता है, तो इसमें एक वाल्व खोल देने से आपका 2 एकड़ 3 एकड़ की सिंचाई एक बार में जो है संभव है, और उसके लिए आपको श्रमिकों की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप स्वयं या एक श्रमिक के द्वारा हम जो है 20 से 25 एकड़ जो है खेत को सिंचाई से कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम पानी सही मात्रा में देते हैं, जड़ क्षेत्र में देते हैं, तो हमारी फसल जो है लगातार बढ़ती रहती है और उत्पादन भी बढ़ता है। क्योंकि पानी में जब तक नमी, मिट्टी में नमी और जो है पानी और हवा की मात्रा जब बराबर होती है तभी पौधा जो है उसको लेता है। ड्रिप सिस्टम के लिए जो है आपको मैं उपयोग थोड़ी सी और भी हैं जो कि मैं बताता हूँ। श्रमिकों की बचत होती है, खाद की आपकी बचत होती है, पानी की बचत होती है, बिजली की बचत होती है। इसको लेने के लिए किसानों को बहुत सारे जो है कंपनियां है इसको बनाती हैं, वहां से भी ले सकते हैं। उद्यान विभाग में सब्सिडी या अनुदान के रूप में जो है को ये पद्धति उपलब्ध है, जिसमें कि 60 से 75% तक अनुदान उपलब्ध है। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि एक फसल में आपकी जो है अगर कैश क्रॉप है, सब्जी की खेती आप कर रहे हैं, तो एक फसल में ही इसके दाम निकल आते हैं। 1 एकड़ क्षेत्रफल में आपको 35 से 40 हजार रुपए का खर्चा आता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है सतलजपुर चंदौली के सुरेश बर्नवाल ने। आपने केले की फसल में कीट और रोगों के नियंत्रण पर जानकारी चाहिए। मैं प्रमुख कीटों के बारे में आपको बताना चाहूँगा, जिसमें केले का भृंग या बनाना बीटल जिसको आप कहते हैं, या
दूसरी भाषा में केले के पत्ती का बिटिल कहलाता है। यह एक कीट है जो कि आपको लाल भूरे रंग का दिखाई देगा और बहुत छोटे आकार का भृंग होता है, जो मुलायम पत्तियों तथा नए फलों को खुरच कर ये खाते हैं, जिसमें पत्तियों एवं फलों पर खरोच पड़ जाता है। पौधों के मध्य की जो पत्तियां होती हैं, जो अग्रभाग बनाती हैं, यह बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। किसान भाइयों, इस प्रकार के कीट के नियंत्रण के लिए, अपनी फसल को सुरक्षित रखने के लिए आपको मिथाइल ओ डिमेटान 25 EC नाम की जो रसायन है उसका इस्तेमाल 1.25 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर करना होगा। इसके अलावा फोरेट 10G नाम की जो दवा आती है या सेविडाल के 10 से 15 दाने गिनकर आप उसके जो केले के पत्तियां हैं उनके जो गोफ होती हैं उसमें आप डाल दीजिए, आपको उससे राहत मिल जाएगी। एक दूसरा कीट है जिसको केले का घुन कहा जाता है या जड़ एवं तना का विविल कहा जाता है। यह कीट आभासी तना का जो निचला भाग है, जो जमीन के पास तने का भाग होता है अथवा प्रकंद में छेद बनाकर अंडे दे देता है और यह वयस्क कीट रात्रि में प्रकंद को खाता है और जिसके फलस्वरूप प्रकंद सड़ना प्रारंभ कर देता है और यह सड़ना शुरू कर देता है पौधा आपका और केले का फसल नुकसान हो जाता है। इस कीट से निदान पाने के लिए आपको फोरेट 10G दानेदार जो आती है उसका 25 ग्राम प्रति पौधा के हिसाब से उसके थाले में डालना होगा या डायमिथोएट 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर आपको इसका छिड़काव करना होगा। इसके अलावा किसान भाइयों, एक आपके केले की फसल में पर्णचित्ती रोग लगता है जिसको लीफ स्पॉट कहते हैं और यह कवक द्वारा फैलता है जो कि पत्ती का अधिकांश भाग जिसमें झुलस जाता है। रोग के जो प्रारंभिक लक्षण हैं उसमें आप देखेंगे कि ऊपर से तीसरी या चौथी पत्ती पर सूक्ष्म चित्तियों के रूप में ये प्रकट होते हैं और धब्बे हल्के पीले धारियों के रूप में बनते हैं, जो फलों के विशेष प्रकोप हो जाने पर फलों के पकने की निश्चित अवधि नहीं हो पाती है और यह फलों का रंग हल्का गिरवा या हल्का नारंगी हो जाता है। इस रोग से बचने के लिए आपको ताम्रयुक्त रसायन जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आपको छिड़काव करना होगा या मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आपको इसको छिड़काव करना होगा। किसान भाइयों, ध्यान रखिएगा कि केले की पत्तियां बहुत चिकनी होती हैं, इस नाते रसायन उस पर रुकता नहीं है और कोई भी रसायन का छिड़काव करने पर आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि उसमें 2% अलसी का तेल मिला लीजिएगा, जिससे केले की पत्तियों पर दवा का घोल चिपक जाता है। केले का एक मुख्य बीमारी है जिसको बंची टाप कहते हैं या गुच्छा शीर्ष नामक रोग होता है। यह केला वायरस 1 नामक विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है और यह रोग का जो प्रसार है यह केला एफिड पेंटालोनिया नाइग्रोनार्वोसा नामक माहू कीट द्वारा यह फैलता है और रोग का लक्षण जो होता है पौधे के किसी भी भाग पर और किसी भी अवस्था में देखा जा सकता है। पौधे के शीर्ष पर पत्तियों का गुच्छा बन जाता है, पौधे बौने रह जाते हैं तथा बढ़वार रुक जाती है। ऐसे में किसान भाइयों, जो संक्रमित पौधा है उसको निकालकर खेत से बाहर करके आप उसको गड्ढे में गाड़ दीजिए या नष्ट कर दीजिए और इसमें मिथाइल ओ डिमेटान 1.25 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से या डायमिथोएट 1.6 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर आपको केले के पौधे पर छिड़काव करना होगा, जिससे आपको इस रोग से निदान मिल जाता है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.up@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180042548085 पर शाम 5 से 6 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं AK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए। नौमिनी गोल्ड अनोखी तकनीक है जापान की,